जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 की तैयारी के लिए जीके जीएस और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 शक्ति। शक्ति जो है यह किए गए कार्य की गति को मापती है। शक्ति को इंग्लिश में पावर कहते हैं और इसे हम पी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पी बराबर से W/T इसका फार्मूला होता है, अर्थात कार्य करने की जो दर होती है इसे क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। तो इसका फार्मूला आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, P बराबर से W/T। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 वर्ष 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। तो तारीख के साथ आप लोग याद रखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 को। और इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, खालिस्तान की एसआई इकाई न्यूटन है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से किसकी एसआई इकाई न्यूटन है? तो राइट आंसर होगा वजन और बल दोनों, अर्थात भार और बल दोनों की एसआई इकाई न्यूटन होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 में 1 अक्टूबर 2018 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द्रव्यमान बटे आयतन किसका सूत्र होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 घनत्व का। द्रव्यमान और आयतन का जो अनुपात है यह घनत्व कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, इनमें से क्या स्केरिस का साधारण नाम है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है वह है राउंड वर्म। राउंड वर्म स्केरिस का साधारण नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्पन्न। तो यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए और इसी में से आंसर आप लोगों को बताना है। धनात्मक अथवा ऋणात्मक परिमेय संख्या में से कोई भी हो सकता है। शून्य होता है, धनात्मक परिमेय संख्या होती है, यह ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। तो किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्पन्न एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मानव के अनिषेचित अंडे होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है एक क्रोमोसोम। मानव के अनिषेचित अंडे में एक एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। मानव शरीर में अगर बात की जाए तो पुरुषों में XY क्रोमोसोम पाया जाता है और महिलाओं में XX क्रोमोसोम पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर अनिषेचित अंडे की बात की गई है। तो अनिषेचित अंडा मतलब कि मानव में मादा शरीर का एक अंडाणु, इसमें केवल X क्रोमोसोम पाया जाता है। जब इसमें पुरुष अर्थात का नर का जब इसमें X या Y कोई सा भी एक गुणसूत्र मिलता है तो वह निषेचित अंडा कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 सिलिकॉन। सिलिकॉन जो कि एक अर्धचालक धातु है, यह सौर पैनल के निर्माण में प्रयुक्त होती है। इसके अतिरिक्त सिलिकॉन का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने में भी किया जाता है। सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक है वह 14 होता है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। और पिछले क्वेश्चन से आप लोगों को एक जानकारी और याद रखना है, यदि आप लोगों से पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है तो आप आंसर याद रखेंगे शुक्राणु। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है तो वह पूछा जाए तो आप याद रखेंगे अंडाणु। शुक्राणु पुरुषों में पाए जाते हैं, अंडाणु महिलाओं में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्न में से किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 मेंडलीफ। मेंडलीफ के द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 63 तत्व रखे गए थे और सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण भी मेंडलीफ के द्वारा ही किया गया था। और मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया था। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार हाइड्रोजन एक आवारा तत्व था, मतलब इसके लिए कोई निश्चित स्थान नहीं था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, इनमें से पांड्या वंश की राजधानी कौन सी थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 मदुरई। पांड्य वंश की राजधानी या पांड्य वंश की जो राजधानी है
यह मदुरई थी। मदुरई को त्योहारों का नगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, क्षारीय धातुओं के। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षारीय धातुओं के समान होता है। क्षारीय धातुएं से यहाँ पर आप लोगों को एक शब्द याद रखना है कि आवर्त सारणी का जो वर्ग 1 या समूह 1 है, इस समूह के तत्वों को क्षारीय धातु तत्व कहा जाता है। तो इस तत्व में जितनी भी धातुएं पाई जाती हैं, जितने भी तत्व पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? क्षारीय धातुएं कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्वेशी विभुज्योतक कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर वह है पत्तियों के तल में। अंतर्वेशी विभुज्योतक, जैसे कि यह आपकी एक पत्ती है, तो यह पत्ती में आपने नीचे साइड पीछे से देखा होगा एक मोटी सी केशिका होती है जिसमें से ऐसी छोटी छोटी केशिकाएं निकली होती हैं। तो यह जो पत्ती में नीचे तल की ओर मोटी केशिका पाई जाती है, यह अंतर्वेशी विभुज्योतक होता है और यह कहाँ पाया जाता है? पत्तियों के तल में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वह है जल स्तर पूर्वतर रहेगा। एक गिलास है जिसमें हमने पूरा यहाँ तक बर्फ भर रखा है। अब जब यह बर्फ गलेगा तो इसका जल स्तर बढ़ता है या घटता है, आपसे यह पूछा गया है। तो जब यह बर्फ गलती है तो इसका जल स्तर पहले जितना भरा था उतना ही रहता है, मतलब जल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, यदि कोई कारक t समय में w कार्य करता है तो उसकी शक्ति या पावर क्या होगी? तो इसका राइट आंसर, अभी मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था कि p बराबर से w/t होता है, अर्थात कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। तो यहाँ पर कार्य अपॉन में समय या w/t इसका फॉर्मूला होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष रखी गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 65 वर्ष। राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष रखी गई है। इससे अधिक आयु वर्ग के लोगों को इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्षार जो होता है यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो यहाँ पर पूछा गया क्षार के संबंध में कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर यह उत्तर गलत दिया हुआ है। देखिए, यह स्वाद में कसेला होता है, बिल्कुल सही है। यह जलीय अथवा द्रव्य विलायनों में OH- का निर्माण करता है, यह भी सही है। और जो क्षार है यह लाल लिटमस को नीला कर देता है, यह कथन भी सही है। तो इसके तीनों कथन सही, मतलब इसमें से कोई सा भी एक उत्तर नहीं है। देखिए, इसे याद करने का जो तरीका वो क्या होता है? छलानी। तो क्षार जो है यह लाल को नीला कर देता है और यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है, मतलब कि यह तीनों ही कथन सही हैं। यहाँ पर रेलवे की ओर से गलती हुई थी इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली यूरेनियम की खान जादूगोड़ा कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, झारखंड में। भारत की पहली यूरेनियम की खान जादूगोड़ा झारखंड में स्थित है। झारखंड की राजधानी है रांची। यूरेनियम का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, उत्तराखंड राज्य में। नैनीताल झील उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब देखिए, जितनी भी झील आपसे पूछी जाती है और उनके पीछे यदि ताल शब्द लगा है तो यह ताल लगा है, मतलब ये कहाँ की हैं? उत्तराखंड की हैं। ये झीलें कहाँ की हैं? उत्तराखंड की हैं। नैनीताल झील, सात ताल झील और इस तरीके की जितनी भी ताल वाली झील आपसे पूछी जाती है वह सभी उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड में भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर हाल ही 2022 में रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। तो आप लोगों को याद रखना है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो आपका आंसर होगा रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। और यह नाम राष्ट्रीय उद्यान के भीतर से मध्य में से प्रवाहित होने वाली रामगंगा नदी पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, दाब का जो फार्मूला है वह क्या होता है? राइट आंसर होगा उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल। दाब अर्थात कि P जो होता है, या देखिए P बराबर से F/A, ये इसका होता है फार्मूला। किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो यह इसका फार्मूला होता है। हिंदी में इसे उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल कहा जाता है। P बराबर से F/M। F यहाँ पर बल अर्थात फोर्स होता है, A एरिया क्षेत्रफल होता है और P जो है यह दाब होता है, प्रेशर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से आघात वर्धनी धातु कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, गोल्ड जो है यह एक आघात वर्धनी धातु है। यहाँ पर देखिए, होने को तो जितनी भी धातुएं हैं सभी आघात वर्धनी हैं, लेकिन यहाँ पर एक शब्द इस प्रश्न के साथ जुड़कर आना था, वह था कि निम्न में से कौन सी सर्वाधिक आघात वर्धनी धातु है, तब आपका आंसर गोल्ड इसका सही होता। गोल्ड जो है यह सर्वाधिक तन्य और आघात वर्धनी धातु है। तो आप लोगों को याद रखना है कि सर्वाधिक तन्य और आघात वर्धनी धातु कौन सी, अगर आपसे पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा गोल्ड अर्थात सोना, और यह एक उत्कृष्ट धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला को बनाया गया है और इसकी प्रथम राजधानी है शिमला। तो आप लोगों को याद रखना है। और आप लोगों को एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूं जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी एक से अधिक राजधानियां हैं। तो यह आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। और किस किस राज्य की एक से अधिक राजधानी, अगर आप लोगों से यह भी पता हो तो इसे भी कमेंट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, 5। अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा पदार्थ की 5 अवस्थाएं तय की गई हैं या 5 अवस्थाएं खोजी गई हैं, जिनमें क्रमशः हैं ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो पांचवा भी आपको याद रखना है, चौथा भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, संविधान सभा के किस प्लान के तहत 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, कैबिनेट मिशन प्लान। संविधान सभा के कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। और भारतीय संविधान जो है यह 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, विश्व भारती। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती और शांति निकेतन नामक संस्थाओं की स्थापना की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत एवं एशिया के प्रथम व्यक्ति थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्न में से लाल संवहनी संयोजी उत्तक कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, रुधिर अर्थात रक्त जो है यह लाल संवहनी संयोजी उत्तक है और मानव शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3, जल का जल वाष्प में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। जल का जल वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें किसी तत्व या पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलकर पुनः पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है। जैसे जल को जल वाष्प बनाकर जल वाष्प को ठंडा कर पुनः जल की अवस्था में लाया जा सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिन्हें एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने के बाद पुनः प्रथम अवस्था में नहीं लाया जा सकता। जैसे कि शरीर में भोजन का पाचन, भोजन का पचने के बाद उसे वापस भोजन नहीं बनाया जा सकता। दूध के दही बनना, दही बन जाने के बाद वापस दही को दूध नहीं बनाया जा सकता। तो यह सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 1, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। न्यूटन के गति के तृतीय नियम संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। अब देखिए यहाँ पर इसे लॉन्चिंग का अगर पूछा जाए कि किस सिद्धांत पर का इसकी लॉन्चिंग की जाती है, तो न्यूटन की गति के थर्ड नियम के अनुसार लॉन्चिंग की जाती है। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, यह जो नियम है आप लोगों का विपरीत दिशा में बराबर प्रतिक्रिया का, इसी नियम के आधार पर रॉकेट की लॉन्चिंग की जाती है और अंतरिक्ष में यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रॉकेट में कैसे इंजन का उपयोग किया जाता है। आपका आंसर होगा क्रायोजेनिक इंजन का, जो रॉकेट के तापमान को निम्न बनाए रखता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, 0। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो उसका त्वरण 0 होगा, क्योंकि त्वरण जो है इसकी परिभाषा के पहले आप जान लें तो पता चल जाएगा आपको। त्वरण की परिभाषा होती है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है।
क्या बोला गया है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। और यहाँ पर तो वस्तु एक समान वेग या एक समान गति से चल रही है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, मतलब कि यहाँ पर जो त्वरण है वह क्या होगा? शून्य होगा। त्वरण को एक्सीलरेशन भी कहा जाता है, इसलिए इसे स्मॉल ए से दर्शाया जाता है। इसलिए जब कोई वस्तु एक समान गति से चल रही होती है तो उसका त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं 1 अक्टूबर 2018 की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस साइंस के क्वेश्चन। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 1, आधुनिक आवधिक नियम यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवधिक कार्य है। आधुनिक आवर्त सारणी मोल्सले ने प्रतिपादित की थी, और जिसके अनुसार जो तत्वों के गुण होते हैं वह या रासायनिक गुण होते हैं तो वह तत्वों के परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, भारत की पहली बुलेट ट्रेन किन शहरों के बीच चलाने के लिए प्रस्तावित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, अहमदाबाद और मुंबई। भारत की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलाने के लिए प्रस्तावित है। और यदि आपसे पूछा जाता है कि भारत का प्रथम बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ बनाया जा रहा है, तो इसका आंसर होगा सूरत में निर्मित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, विभवांतर और विद्युत धारा I के बीच संबंध की खोज किसने की? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ओम ने। ठीक है, विभवांतर ओम के नियम के अनुसार V बराबर से IR होता है। तो यहाँ पर विभवांतर और धारा I के बीच संबंध की जो खोज है यह किसके द्वारा की गई थी? ओम के द्वारा की गई थी। ओम जो है यह प्रतिरोध की इकाई है, प्रतिरोध मतलब कि R, रेजिस्टेंस की इकाई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? राइट आंसर होगा 1835 में। अंग्रेजों ने लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर वर्ष 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखना है, जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन देखना है, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन देखना है, या फिर आप लोगों को 2022 के बेस्ट करंट अफेयर के वीडियो, स्टैटिक जीके के वीडियो और मैथ्स के वीडियो देखना है ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों को सारी सामग्री पढ़ने को मिलेगी, जिससे आपकी ग्रुप डी की बेहतर प्रिपरेशन हो पाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, संवहनी संबंधी जो तरल होता है यह तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से कौन सी घटना द्वारा पौधों केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप से उगाया जा सकता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा इनमें से किस घटना के द्वारा पौधों को केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप से उगाया जा सकता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तक संवर्धन के द्वारा। उत्तक संवर्धन का मतलब होता है जैसे कोई पेड़ है तो इसकी शाखा को काटकर एक नया पेड़ लगाना। जैसे कि आप गुलाब का कलम लगाते हैं, है ना, गुलाब के पौधे की कलम लगाते हैं तो एक कलम काटकर लगाने से एक नए पौधे का निर्माण होता है, फिर उसी में से काटकर दूसरी कलम लगा दी जाए तो एक और नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इसे ही क्या कहा जाता है? उत्तक संवर्धन विधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, वह वस्तुएं जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता हो उन्हें ऑल्फैक्टरी संकेतक कहा जाता है। वह वस्तुएं जिनका गंध एसिडिक और बेसिक माध्यम में बदलता है उन्हें ऑल्फैक्टरी संकेतक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, गति करते हुए एक कार विपरीत दिशा से आती हुई हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो ऋणात्मक। देखिए अब इधर से मान लीजिए कार एक हमारी है और यह कार इधर की ओर जा रही है, यह कार इधर की ओर जा रही है इस दिशा में, और इधर से हवा चल रही है तेज, तो यह हवा जो है कार की गति को क्या करेगी? धीमी करेगी। तो इसके द्वारा जो किया गया कार्य वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, झारखंड की राजधानी क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, रांची। झारखंड की राजधानी है रांची। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है कि झारखंड के जो सीएम है और गवर्नर वह कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने कार्बन परमाणुओं से बंधा होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधा होता है। एक डायमंड
या हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधा होता है। हीरे की आकृति चतुष्फलकी होती है। यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि हीरे की आकृति कैसी होती है, तो आपका आंसर होगा चतुष्फलकी, और यह कार्बन का शुद्धतम अपरूप होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, शक्ति की अंतरराष्ट्रीय या एसआई इकाई क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 वाट। शक्ति की एसआई इकाई वाट होती है, और एक अश्व शक्ति बराबर से कितना होता है अगर आपसे पूछा जाता है, तो यह एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है, यह भी आप लोगों को याद रखना है, और शक्ति की एसआई इकाई है वाट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं 4 दिसंबर 2018 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस साइंस के क्वेश्चन। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3 शिमला। ब्रिटिश ने, जो ब्रिटिश शासन था जब हमारे यहाँ, तो लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिशों की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? राइट आंसर होगा स्थिति और समय के बीच। गति का जो दूसरा समीकरण है यह स्थिति और समय के बीच संबंध दर्शाता है। गति का दूसरा समीकरण होता है एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसे भी आप लोगों को याद रखना, फार्मूला आप लोगों को याद रहना चाहिए। इसी बेस पर आप लोगों से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, और कई बार एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ लिया जाता है। अब गति के तीनों नियम की बात कर ली जाए, तो गति के प्रथम नियम जो है यह समय और वेग में संबंध दर्शाता है, और गति का द्वितीय नियम समय और स्थिति में संबंध दर्शाता है, और गति का जो तृतीय नियम है वह वेग और स्थिति में संबंध दर्शाता है। तो तीनों ही आपको याद होना चाहिए, पहला समय वेग, दूसरा स्थिति समय में, और तीसरा वेग स्थिति में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 एम्पियर। विद्युत धारा की जो एसआई इकाई है यह एम्पियर होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, भारत का कौन सा राज्य रबर का अग्रणी उत्पादक है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 केरल राज्य जो है यह भारत में रबर उत्पादन में सबसे आगे है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और कथकली केरल का प्रमुख नृत्य है। और यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है आपसे अक्सर पूछा जाता है, तो आंसर होगा केरल राज्य में, और पेरियार नदी के किनारे पर। तो पेरियार नदी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पेरियार नदी किस राज्य से होकर बहती है, तो आपका आंसर होगा केरल राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस खेल में सौरभ चौधरी ने हाल ही में स्वर्ण पदक जीता था? तो यह 2018 का क्वेश्चन था। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 3। तो यह करंट अफेयर था, इसलिए आपको याद नहीं रखना है, लेकिन आपको यह याद रखना है कि सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से, तो आंसर होगा शूटिंग से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 वस्तु का वेग बढ़ जाता है। धनात्मक त्वरण का अर्थ होता है वस्तु का वेग बढ़ जाता है, तथा ऋणात्मक वेग होने पर वस्तु का वेग कम हो जाता है। और त्वरण की परिभाषा में पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3 14 सितंबर को। प्रत्येक वर्ष भारत में 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हिमाचल प्रदेश जो है यह नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश यह सभी राज्य नेपाल देश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, और यह हमारा निकटतम पड़ोसी देश है। तो यह भी आप लोगों को याद रखना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अब वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप लोगों को ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी के लिए मैथ्स के बेस्ट क्वेश्चन, ऐसी ट्रिक्स जो कि ग्रुप डी एग्जाम 2018 में पूछी गई, न्यूमेरिकल क्वेश्चन फिजिक्स और साइंस से रिलेटेड, और यदि आप लोगों को स्टैटिक जीके, साइंस और जीके और अदर सारे क्वेश्चन देखना है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जिससे आपकी बेहतर तैयारी हो पाएगी, आप लोगों का भी ग्रुप डी एग्जाम में सिलेक्शन हो पाएगा। जय हिंद दोस्तों।